नमस्कार दोस्तों, नौकरी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी क्रैश कोर्स पार्ट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे, जनरल साइंस की। ठीक है, तो दोस्तों पहले जो जनरल साइंस है उसकी तैयारी करेंगे, उसके साथ साथ करंट अफेयर की, बाद में मैथ और रीजनिंग। क्योंकि पहले जनरल साइंस की तैयारी करने का मतलब ये है कि बाद में आपको इसको रिवीजन करने का टाइम मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम बाद में ये करें तो आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलेगा। और जो क्या है मैथ और रीजनिंग, उनमें आपको रिवीजन करना नहीं है। ठीक है, आप जो क्या है प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। अब ये चीज़ आप छोड़ दें कि जैसे पूरी बुक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सार पढ़ें अब आप। क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है उनमें पूरी बुक्स नहीं पढ़ जाती। जो चीज़ आपको नहीं आती वो ऐसा नहीं कि आप अभी शुरू से करेंगे। तो उनके लिए आप अभी ये चीज़ ना देखें कि आप कोई नई बुक खरीदेंगे तो पूरी बुक पढ़ेंगे। ठीक है, अभी क्या प्रैक्टिस सेट लगाएं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कर लें और मैथ और रीजनिंग में अपनी प्रैक्टिस करते रहें। तो चलो दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जॉब्स का कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी नया जॉब निकलता है, एडमिट कार्ड आता है, एग्जाम डेट आती है, हम सबसे पहले आपको नोटिफाई करते हैं। और दोस्तों अगर आपने रेलवे का कोई भी फॉर्म भरा है, आप SSC GD की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाएँ। हम ज्वाइनिंग तक आपके साथ रहेंगे और सारे अपडेट आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम ख़राब किए। तो ये क्वेश्चन है, तो ये है जनरल साइंस के। जनरल साइंस करंट अफेयर अभी आपकी चलेगी। ये ख़त्म होने के बाद फिर आपका जो है मैथ और रीजनिंग का पार्ट करवाया जाएगा जो जो इंपॉर्टेंट है। तो आप इनके प्रैक्टिस सेट साथ के साथ करते रहें। ठीक है, इनकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो अभी शुरू कर देते हैं वीडियो को। पहले जो 3 पार्ट हैं उन्हें आप देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको पसंद आती है। तो ये देखिए, ध्वनि की गति किस में सबसे ज़्यादा होती है? तो सबसे ज़्यादा होती है ठोस में और सबसे कम गैस में। तो इनका कैसे है सीक्वेंस? सबसे ज़्यादा ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। इसका जैसे एग्जांपल देखेंगे तो पहले बारिश होती है, जैसे बारिश से पहले अगर हम बोलते हैं तो आवाज़ इतनी दूर तक नहीं जाती और बारिश के बाद अगर बोलते हैं तो आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि पहले क्या है, जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसमें गैसें होती है, गैसीय स्टेट होती है, धूल कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। फिर क्या है, जैसे जब बारिश होती है तो वो पार्टिकल्स, धूल के कण, गैस जो भी है वो नीचे बैठ जाते हैं। तो क्या है, फिर जो है एटमॉस्फेयर में गैस नहीं होती, तो लिक्विड के कारण उसकी जो आवाज़ है वो ज़्यादा तेज़ जाती है। क्योंकि अगर कोई भी मीडियम है, गैस के अलावा कोई भी मीडियम, तो उसकी आवाज़ साउंड मतलब तेज़ होगी गैस के अलावा। तो इसका सीक्वेंस यही है, पहले ठोस, फिर द्रव और फिर गैस में। तो इसी वजह से जब बारिश होती है तो आवाज़ तेज़ जाती है, क्योंकि गैस की जो परत होती है वो हट जाती है, तो साउंड की जो गति है वो भी बढ़ जाती है। तो चलो ये बात मैंने बता दी कि गति गैसों में सबसे कम होती है, द्रव में ध्वनि की गति गैसों की अपेक्षा ज़्यादा होती है। ये चीज़ बता दी क्योंकि मैंने पूरा सीक्वेंस बता दिया है। ध्वनि की गति का क्रम, हाँ, ठोस, द्रव तथा गैस इस क्रम में होता है। ओके। वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये डाटा आप याद कर लें कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। तो अभी देखते हैं, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल क्या है? इससे ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। तो क्या है, जैसे डेसिबल होता है तो करीब 45 से 50 डेसिबल की ध्वनि होती है, वो ठीक होती है। उससे ज़्यादा अगर 45 या 50 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि होती है तो ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, इससे ज़्यादा जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण का कारण होती है। ह्यूमन जो है वो 19 डेसिबल तक सुन सकता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एक लाइन से काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे। तो इसकी क्या है, इकाई है डेसिबल। तो 45 या 50 से ज़्यादा डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण का कारण होती है। और आदमी जो है, नॉर्मल जो आदमी हो, 90 डेसिबल तक की ध्वनि सुन सकता है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। जैसे दूरी मापी जाती है तो वो प्रकाश वर्ष एक इकाई है जिससे दूरी मापी जाती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, मतलब 9.46 गुना में 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष की ये यूनिट होती है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष इतने किलोमीटर के बराबर होता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है जिससे हम जैसे दूरी मापते हैं। तो ये दूरी ऐसे नहीं कि हम जैसे एक गांव से दूसरे गांव की दूरी मापते हैं, नहीं। प्रकाश वर्ष दूरी जैसे खगोलीय पिंडों की, सूरज की किसी ग्रह से मापनी है तो उसके लिए यही यूनिट यूज़ की जाती है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है तो वो है पारसेक। जो प्रकाश वर्ष है उससे भी बड़ी इकाई है पारसेक। तो सबसे बड़ी इकाई है दूरी मापने की पारसेक। तो देखिए, एक वर्णार्ध व्यक्ति में हरा एवं लाल रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती। वर्णार्ध क्या होता है? अगर आपने किसी भी टेस्ट या कोई भी मेडिकल दिया है किसी भी चीज़ का, तो उसमें क्या आपका कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट होता है, उसमें आपको प्लेटें दिखाई जाती हैं अलग अलग कलर की। तो उसमें क्या है, जो कलर ब्लाइंड होता है वो वर्णार्ध बोलते हैं, जिनको कलर की पहचान नहीं होती।
तो उसका मेडिकल में पॉइंट बनाया जाता है, ठीक है। तो उनको कलर पहचान नहीं आता, तो कौन कौन से कलर में वो पहचान नहीं पाते, हरा एवं लाल रंग पहचानने की क्षमता उनमें नहीं होती है, जो कलर ब्लाइंड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनल को। तो एड्रीनल ग्रंथि क्या करती है? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको याद हो तो, अगर याद हो तो साथ में बोलें। क्या करती है एड्रीनल ग्रंथि? बीपी को कंट्रोल करती है, रक्त दाब को कंट्रोल करती है, जो ब्लड का प्रेशर है उसको कंट्रोल करती है, ठीक है। ये एक ही चीज़ें हैं, बीपी, ब्लड प्रेशर, रक्त दाब। तो आगे चलते हैं। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु। दलहन क्या है? जैसे दलहन में ये दालें आ जाती हैं, तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, तो इसे आप याद कर लें। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। तो अभी क्या होता है, जैसे आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर एक थर्मामीटर से चेक करता है आपका टेम्परेचर। तो किस में चेक किया जाता है? जैसे बोलते हैं कि आपको ज़्यादा बीमार हैं आपको 102 डिग्री बुखार है, तो 102 डिग्री क्या है? डिग्री के आगे की यूनिट क्या है? तो होती है फ़ारेनहाइट में। डॉक्टर जो मापते हैं वो मापते हैं फ़ारेनहाइट में। जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो नॉर्मल है। अगर 102.5 होता है तो बोलते हैं कि आपको ज़्यादा फीवर है, ठीक है। तो वो कभी सेल्सियस में नहीं मापा जाता, क्योंकि सेल्सियस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, जो थर्मामीटर है उसमें कौन सी का यूज़ होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। कितनी जोड़ी होती है? 23 जोड़ी होती है। तो अब बात करें, ये होती है पुरुषों में, और महिलाओं में 22 जोड़ी होती है। टोटल 44 गुणसूत्र होते हैं। तो बच्चे के जो लिंग का निर्धारण होता है, वो जो 23वां गुणसूत्र है, जो 23वीं जोड़ी होती है, ठीक है, उससे होता है। 23वें गुणसूत्र से लिंग का निर्धारण होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें, जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें 23 जोड़ी और फीमेल में 22 जोड़ी। चलो आगे चलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो हमारा है सबसे बड़ी कोशिका तंत्र है, नर्वस सिस्टम, या इसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्यों है कोशिका का पावर हाउस? अगर आपको पता है तो बताएं। क्योंकि कोशिका का जो श्वसन केंद्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इसलिए पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि श्वसन के बिना कोई भी क्रिया संभव नहीं है, तो जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है। हल्दी का रंग कुरकुमिन के कारण होता है। हल्दी का रंग पीला होता है, किसके कारण होता है? कुरकुमिन के कारण, ठीक है। कुरकुमिन क्या है? एक पिगमेंट है, एक रंजक है, जिसकी वजह से हल्दी का रंग पीला होता है। ऐसे ही देखें तो टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज है। शर्करा क्या है? दूध में आपने देखा होगा थोड़ा मीठापन होता है, शुगर टाइप में होता है, ठीक है, तो वो शर्करा है। तो वो दूध में पाई जाती है, वो लैक्टोज के कारण पाई जाती है, और फलों में पाई जाती है, वो पाई जाती है फ्रक्टोज के कारण। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप इसमें कंफ्यूज ना हो। आगे चलते हैं। कपड़े सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंग्लिश में, या अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल क्या है? जैसे आप झूला झूलते हैं तो आपकी जहाँ खोपड़ी होती है, जो सर है वो पीछे की तरफ रहता है, बाकी बॉडी पार्ट आगे होता है। इसी टाइप में क्या आता है, जैसे जब हम दूध से मक्खन निकालते हैं तो जो मशीन लगती है रई, उसमें क्या है, वो बाहर की तरफ फेंकती है उन्हें। तो उसी टाइप में कपड़ा सुखाने की मशीन है, जो कपड़े हैं वो बाहर की तरफ फेंकती है। तो वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अपकेंद्रीय बल जिसको बोलते हैं। दूध से क्रीम निकालने पर दूध का घनत्व बढ़ता है। क्यों? क्योंकि क्रीम क्या है, क्रीम का इतना घनत्व नहीं होता। जब क्रीम निकाल लेते हैं तो उसका घनत्व मतलब डेंसिटी बढ़ जाती है, क्योंकि घी के बाद जो क्रीम के बाद जो बचता है वो पूरा जो होता है उसका डेंसिटी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं एक अशोशक्ति हॉर्स पावर मतलब 1 HP। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? इजिकल टू 746 वाट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जल का घनत्व कितना होता है अधिकतम? कितनी डिग्री पे? जैसे क्या है, कभी क्या है, जैसे ज़्यादा डिग्री पे होता है तो वाष्प बन के उड़ जाता है, कम डिग्री पे होता है तो मतलब मैक्सिमम घनत्व सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाटर की कब होती है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये डिग्री आप ध्यान रखें, मतलब क्या है आगे? सेल्सियस। जो अभी मैंने आपको 3 यूनिट दिए थे तो इसमें 4 डिग्री सेल्सियस है। इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है? हरा। तो टोटल रंग क्या है? जैसे विबजोर, VIBGYOR, तो बोलते हैं वायलेट। जो मतलब विबजोर बेनी आह पीनाला, इसे हम याद रख सकते हैं, बेनी आह पीनाला। तो मतलब बैंगनी, नीला, ऐसे ही ये जो है सीक्वेंस है, इसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? निर्वात में।
निर्वात मतलब जहाँ कोई माध्यम नहीं होता। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देने का कारण क्या है? सूर्य का प्रकीर्णन मतलब स्कैटरिंग। क्या है, कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो जो प्रकाश की किरण जो स्कैटर होती हैं उस हिसाब से उसका रंग डिसाइड किया जाता है, जो हमारी तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं, मतलब जो प्रकीर्णन होता है उसके हिसाब से रंग पता चलता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। क्योंकि क्या है, जैसे कोई भी चीज़ है, वाइट और ब्लैक के बारे में आपको बताऊं, जैसे कोई चीज़ सफ़ेद है या काली है, तो सफ़ेद का क्या होता है, जो सारी जो उसके ऊपर जितनी भी किरण आती हैं वो सभी को रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी को भी ऑब्जॉर्व नहीं करता। और ब्लैक कलर क्या होता है, सभी जो कलर होते हैं, सभी रेज हैं उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है, जिस वजह से वो रंग काला दिखाई देता है। इसीलिए गर्मी में आपको काले रंग के वस्त्र पहनने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि काला रंग क्या है, सारे जो है धूप वगैरह ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को अवशोषित कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता, स्कैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसी के कारण आपके कलर होते हैं। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक कौन सा है? सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन किस में होता है? प्लेन मिरर में। ठीक है, तो आपने ये मिरर देखे होंगे, प्लेन मिरर और होते हैं कनकेव और कन्वेक्स, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। हवा का बुलबुला जल में अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। अवतल लेंस कौन सा होता है? कनकेव लेंस। दो टाइप के लेंस होते हैं, आपको पता होगा, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा अभी किस किस चीज़ में कौन सा लेंस यूज होता है। विद्युत फ्यूज तांबा, टिन तथा शीशा का मिश्रण होता है। जो विद्युत का जो फ्यूज होता है वो तांबा, टिन और शीशा का मिश्रण होता है। तो फ्यूज आपको पता होगा, अभी क्या है, एमसीबी लगा दी जाती हैं। पहले क्या फ्यूज लगते थे, फ्यूज अब भी लगते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उसमें क्या फ्यूज क्या होता है, ये बहुत जल्दी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है इतना कम होता है कि जैसे ही ज़्यादा लाइट आती है तो ये मेल्ट हो जाता है और आपकी सारी वायरिंग को, घर को बचा लेता है। यहीं से आपका जो सर्किट है वो ओपन हो जाता है और सारी वायरिंग घर की बच जाती है, इसलिए फ्यूज़ लगाया जाता है। तो इसमें धातु पूछी जा सकती हैं। हीटर का तार है जो नाइक्रोम धातु का बना होता है। नाइक्रोम धातु क्या है, उसका जल्द ही वो मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और ऊर्जा को उत्सर्जित करती है, जिस वजह से हीटर पे हम खाना वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। अगला क्या है, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अब टंगस्टन का क्यों बना होता है? टंगस्टन ऐसी धातु है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा है। अगर इसका जैसे फ्यूज टाइप में हो तो थोड़ी सी ज़्यादा लाइट आते ही बल्ब फ्यूज़ हो जाए। ठीक है, तो जिस वजह से क्या है, कंटिन्यू बल्ब जलते रहते हैं तो उनका फिलामेंट जो फ्यूज़ नहीं होता, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने के कारण ही जल्द ही पिघलता नहीं है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड तत्वों का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो होता है उसका उपयोग किया जाता है। तो कपड़ों में दाग निकालने के लिए कौन से अमल का यूज किया जाता है? ऑक्जेलिक अमल का। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड या ऑक्जेलिक अमल का उपयोग किया जाता है दाग निकालने के लिए। केशिक तत्व कैपिलरिटी क्रिया के कारण ही तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। जैसे क्या है, कोई भी अगर हम बत्ती लगाते हैं तो उसमें जैसे क्या है, नीचे होता है तेल, तो वो ये क्या, जैसे अगर खड़ी कोई बात है या बत्ती है तो उसमें क्या है, तेल हम नीचे डालते हैं तो वो ऊपर चढ़ जाता है। क्यों? वो केशिक तत्व के कारण, मतलब कैपिलरिटी। ये आपने देखा होगा, जैसे कभी बारिश होती है तो किसान खेत को क्यों जोतते हैं? अदरवाइज उसमें जो कैपिलरिटी बन जाती हैं तो उनको एक बार जोतने के बाद तो वो पूरे जो है, जो उसका खेत होता है उसमें पूरे में वो पानी पहुंच जाता है, जिस वजह से खेत की जुताई की जाती है केशिक तत्व को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जिस वजह से ये ऊपर चढ़ता है। आगे चलते हैं। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है, हमारा जो इंसिडेंट एंगल है वो रिफ्लेक्टेड एंगल से ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने टूटा हुआ शीशा देखा होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा वो चमक देता है। तो क्यों देता हो? तो इसी के कारण देता है, जो यहाँ से जो रिफ्लेक्ट होती है हमारे आँख से, वो वहाँ पे जाकर अंदर अंदर रिफ्लेक्शन होता रहता है हीरे में। तो जिस वजह से ये आप ध्यान रखें, हीरे का चमकना किसके कारण होता है? आंतरिक परावर्तन, या इंग्लिश में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर। तो ये आपको पता होगा, हालांकि क्वेश्चन फिर भी मैंने ऐड कर दिया, कुछ कैंडिडेट्स को नहीं पता हो तो। अब देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मायोपिया में अवतल लेंस का यूज होता है। अब मैं आपको बताता हूँ अवतल लेंस का यूज होता है। तो अवतल लेंस है कनकेव लेंस। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखती। ठीक है, तो इसके लिए अवतल लेंस का यूज होता है। तो निकट, जैसे इसे याद कैसे रखें, निकट है 3 वर्ड का, निकट 1 2 3 मतलब 3 वर्ड है, और अवतल है 4 का, मतलब 1 वर्ड बढ़ाकर। इसमें देखिए, दूर दृष्टि दोष में क्या है, निकट का नहीं दिखता, और ये रोग है
हाइपरमेट्रोपिया, इसमें उत्तल लेंस का यूज होता है। तो याद कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ है उसमें अपोजिट, जैसे निकट दृष्टि दोष है तो दूर का नहीं दिखेगा, दूर दृष्टि दोष है तो निकट का नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस यूज होता है, निकट 3 वर्ड हैं, अवतल लेंस में 4 वर्ड हैं, 3 से 4 मतलब 1 बढ़ाकर। दूर दृष्टि दोष तो दूर में 2 वर्ड हैं और उत्तल में 3 वर्ड हैं, तो इससे आप याद रख सकते हैं। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित है। विखंडन क्या होता है, कोई भी चीज़ टूटना। तो परमाणु बम जो होता है वो उसका सिद्धांत क्या है, जैसे एक बार वो फट जाता है तो जैसे उसके 10 पार्ट्स हो गए, तो 10 पार्ट्स हैं वो अलग अलग से फटेंगे, तो उसके 100 पार्ट्स हो गए, तो 100 पार्ट्स हैं वो अलग अलग से फटेंगे, मतलब जितने पार्ट होते जाएंगे वो अलग अलग से विखंडित होते जाएंगे, मतलब अलग होते जाएंगे। तो ये चीज़ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे हमारा एनवायरनमेंट गर्म क्यों हो जाता है, जैसे क्या यूवी रेज अंदर आ जाती हैं और फिर क्या हो वापस नहीं जा पाती, तो उसमें क्या है जो अंदर रह जाती हैं जैसे एनवायरनमेंट में, तो जिसकी वजह से जो एनवायरनमेंट है वो गर्म हो जाता है, तो उसे बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो उसमें क्या है जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मेन गैस है। तो चलो आगे चलते हैं। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक की जाँच में प्रयोग होने वाला दर्पण अवतल दर्पण है। अब अवतल दर्पण की बात करें, हमने लेंस की बात की थी, अभी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है, इसमें कोई भी जो चीज़ है छोटी चीज़ वो बड़ी दिखती है। जैसे क्या हम शेविंग करते हैं या आँख नाक मतलब कुछ जांच करते हैं, जैसे डेंटिस्ट है हमारे दांत देखते हैं, तो आपने देखा होगा किसी शीशे में देखते हैं तो उसमें क्या है वो छोटी सी चीज़ बड़ी दिखती है। तो जिस वजह से जो कनकेव जो मिरर होता है अवतल दर्पण, उसमें चीज़ बड़ी दिखती है छोटी चीज़। और वाहनों के जो साइड मिरर होता है वो होता है उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर, उसमें क्या है जो बड़ी चीज़ छोटी दिखती है। अब जैसे क्या है व्हीकल के साइड का जो लेंस है अगर वो लगा दिया कि उसमें छोटी चीज़ बड़ी दिखे तो उसमें तो हम एक ट्रक भी नहीं देख पाएंगे अच्छे से, जैसे ट्रक कितना बड़ा है, लेकिन हम फिर भी कई ट्रक जैसे साइड से आते हैं या जैसे भी हम उन्हें मिरर में देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो बड़ी चीज़ है उनको छोटा करके दिखाता है वो। तो यही इसकी खासियत है उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ये चीज़ आप देख ले एक बार। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, पारा, जिसको इंग्लिश में मरकरी भी बोलते हैं, Hg। तो इनकी संरचना वगैरह आप ध्यान कर लें। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु कौन सी है, ब्रोमीन, Br। आगे चलते हैं। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एमीटर से। तो एमीटर में क्या है, करंट को मापा जाता है, तो विद्युत धारा उसी से मापी जाती है। ठोस जैसे शुष्क बर्फ है ये आ सकता है, क्या है तो ठोस जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है वही शुष्क बर्फ है। ये क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। अब ये देखिए खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने, जेम्स चैडविक। तो इसे आप याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आप अपनी कोई ट्रिक बना ले, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। जैसे इनकी ट्रिक, ईंट पर नाचे, तो इससे क्या होगा, ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थॉमसन ने, पर प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाचे तो न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। तो इसे आप याद रख सकते हैं, ईंट पर नाचे। और आपके पास कोई अच्छी ट्रिक है तो आप उससे भी याद रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं। परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। तो जो परमाणु का नाभिक होता है न्यूक्लियस सेंटर पार्ट, उसकी खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव, मतलब ऋण आवेश जिसको हम बोलते हैं, और प्रोटॉन पर धन आवेश। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। परमाणु के प्रोटॉन मतलब परमाणु के अंदर जो होता है, जो संलयन है, सेंटर है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी कक्ष में चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो जैसे 5-7 पार्ट में हम आपकी जो जनरल साइंस है वो ख़त्म करवा देंगे। उसके बाद जो आपका करंट अफेयर का साथ सेशन रहेगा, तो हम आपकी 1 हफ्ते के करीब में ये चीज़ें ख़त्म करवा देंगे, 10 दिन के अंदर दोनों चीज़ें। उसके बाद फिर हम मैथ और रीजनिंग के ऊपर आएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जितने ज़्यादा कैंडिडेट्स देखेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे और आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों काफ़ी टाइम लगता है इसमें, लेकिन अच्छा लगता है जब ज़्यादा कैंडिडेट्स का अच्छा फीडबैक आता है कि वीडियो अच्छी लगी, तो उस वजह से हम इस सेशन को कंटिन्यू करते रहेंगे। दोस्तों सभी ग्रुप में इसे शेयर ज़रूर कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।